दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका इस नए अध्याय में आपदा व आपदा प्रबंधन में। हम अपने अगर चारों तरफ आज देखें तो पूरी दुनिया में वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में छाया हुआ है। जहां एक और दिन प्रतिदिन मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं संक्रमितों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कई देशों में भुखमरी की नौबत आ चुकी है और हमारे देश में भी इससे संबंधित कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। आपदा वो आपदा प्रबंधन के द्वारा किस प्रकार हम आपदा से निपट सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं आपदा की। मनुष्य को अनादिकाल से अगर देखें तो प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करना पड़ा है। ये प्रकोप कभी भूकंप के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में, चक्रवात, सूखा, बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन आदि विभिन्न रूपों में ये लगातार प्रकट होते रहे हैं। मानव बस्तियों को प्रभावित करते हैं। इसमें सैकड़ों हजारों लोगों की जानें चली जाती हैं, मकान संपत्ति को भारी क्षति पहुंचती है। ये प्रकोप हमें बार बार स्मरण कराते हैं कि इनके समक्ष मानव कितना असहाय सा है। जहां एक ओर इनसे संपत्ति की क्षति होती है, मानव जीवन की क्षति होती है, दूषित वातावरण होता है, आजीविका की हानि होती है। इसको हम अनेक रूपों में जानते हैं। जब हम इसको आपदा के रूप में, आपदा का सामान्य अर्थ अगर हम देखें तो इसका अर्थ संकट या विपत्ति से है। अंग्रेजी के शब्द डिजास्टर से इसको लिया गया है। फ्रेंच भाषा में डिस्ट्रेस शब्द से इसका प्रारंभ होता है। इसका अर्थ होता है बुरा या अनिष्टकारी धारा। हम प्रायः प्राकृतिक खतरे या प्राकृतिक आपदा शब्दों का प्रयोग करते हैं। दोनों शब्दों में अंतर है। खतरे और आपदा में बहुत बड़ा एक अंतर होता है। जब हम बात कर रहे होते हैं प्राकृतिक आपदा का, तो प्राकृतिक आपदा का अर्थ उन प्राकृतिक घटनाओं से है जो मानव के लिए विनाशकारी होती हैं। ये घटनाएं संपूर्ण सामाजिक आर्थिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्राकृतिक खतरों की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक खतरे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी लहरें हैं, जिनकी नितांत उत्पत्ति जो है प्राकृतिक है। प्राकृतिक और मानवजनित होने वाले कारणों से होने वाले खतरे अनेक प्रकार के हैं। भूस्खलन, बाढ़, अकाल, अग्निकांड मानवजनित भी ही हैं, बहुत सारे हैं। तो खतरे को हम कहेंगे किसी निश्चित स्थान पर भौगोलिक घटना का घटित होना जिसके कारण हानि की संभावना हो, जैसे भूकंप, भूस्खलन, त्वरित बाढ़, हिमस्खलन, बादल का फटना, ये सारे हमारे लिए खतरे होते हैं। धरती का धरातल प्राकृतिक तौर पर परिवर्तनशील है। पृथ्वी पर कुछ परिवर्तन तो धीमे या प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई भी देते हैं और कुछ परिवर्तन हमें तीव्र होते हैं जो दर्शनीय होते हैं। भूकंप व ज्वालामुखी क्रियाएं आकस्मिक रूप से होती हैं। अधिकांश प्राकृतिक खतरे हमारे सामयिक होते हैं। कुछ खतरे ऐसे भी होते हैं जिनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। और वहीं आपदा की अगर हम बात करें तो खतरे का वह स्वरूप जिसके परिणाम से सामाजिक ढांचा व विद्यमान व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। जन समुदाय, पशुधन व संपत्ति को क्षति के लिए हमें बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को हम आपदा कहते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत एक विशाल देश है जहां धरातल व जलवायु की विविधताएं दर्शनीय हैं। यहाँ प्राचीनतम ज्वालामुखी शैलों से निर्मित प्रायद्वीपीय पठार के साथ साथ हिमालय की नवीन वलित श्रेणियाँ विद्यमान हैं। एक और बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों से हमें सामना करना पड़ता है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तटवर्ती भागों में चक्रवात से विनाशकारी प्रभाव रहते हैं। तो मानसूनी जलवायु, अनिश्चित वर्षा, नदियों में बाढ़, ये सारी चीज़ें हमारी दिक्कत में आती है। अगर हम बात करें तो भारत में 57% भूभाग भूकंप प्रवण क्षेत्र है। प्रमुख रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला में लगातार भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ भूकंप की संभावना बन रहती है। ये जोन 4 और जोन 5 में आता है। यहाँ पर भूकंप की संवेदनशीलता काफ़ी अत्यधिक है। दूसरी तरफ बात करें तो 76 लाख हेक्टेयर भूमि भारत की प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होती है। इस क्षेत्र में बाढ़ आती रहती है। प्रतिवर्ष अगर हम देखें तो औसतन 2 से 3 विनाशकारी चक्रवात हमारे देश में आते हैं। 28% कृषि योग्य भूमि सूखे से ग्रसित हो जाती है। संपूर्ण हिमालय क्षेत्र भूस्खलन प्रवृत्त क्षेत्र है और हिमालय पर्वत श्रृंखला में वनाग्नि तो एक पूरे वर्ष भर आने वाली सामान्य सी घटना हमारे यहाँ जान पड़ती है। हम बात करें विपत्तियों की
खतरों के विभिन्न स्वरूपों के अध्ययन व न्यूनीकरण की विधियों के लिए निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है कि विपत्तियों को हम उनके प्रभाव व स्वरूप के अनुसार उनको हम वर्गीकृत करें। तो ये विपत्तियां हैं मुख्यतः अकस्मात आने वाली विपत्तियां। आमतौर पर ऐसी विपत्तियों की भविष्यवाणी करना कठिन होता है। इनका कारण भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी जैसी पृथ्वी के गर्भ में कार्यरत शक्तियां हैं, बादलों का फटना, बर्फीली आंधी, भूस्खलन, चक्रवात और बाढ़ जैसी कुछ वातावरण की दिशाएं होती हैं। दूसरे नंबर पर आती हैं धीरे धीरे आने वाली विपत्तियां। इनको हम धीमी विपत्ति भी कहते हैं। अधिकतर इनका संबंध मौसम या जलवायु से होता है, जैसे सूखा, अकाल, कीड़ों का हमला, पर्यावरण की क्षति और रेगिस्तान का विस्तार। महामारियां एक अन्य प्रकार की विपत्ति है। ये संक्रामक रोग हैं जो विशेष अवधि में जलवायु या भोजन के स्पर्श के द्वारा फैलते हैं। कुछ अपराधों को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है जो मानव जीवन की भारी बलि लेते हैं। डायरिया, हैजा, प्लेग, एड्स, टीबी, मलेरिया, बर्ड फ्लू इसके उदाहरण हैं। और वर्तमान समय में कोविड-19 या कोरोना की महामारी, जिससे पूरा विश्व प्रभावित है और जिसमें अभी भी जिससे निजात पाने के लिए हमारा मानव जीवन लड़ रहा है। पूरी दुनिया इससे अभी वर्तमान समय में लड़ रही है। प्रौद्योगिकी दुर्घटनाएं, रासायनिक रिसाव, प्रणालीगत खराबी, आग विस्फोट, ये भी एक प्रकार की मानव को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। युद्ध और नागरिक संघर्ष, आतंकवाद समेत युद्ध और नागरिक संघर्ष आज के मानव समाज की नियमित विशेषता बन चुके हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में युद्ध की स्थिति बनी हुई रहती है। इन सभी स्थितियों के बाद हम बात करें तो हमें मानव की बात करें तो हमें प्राकृतिक आपदाओं को जन्म या बढ़ावा देने में मनुष्य की भूमिका को भी समझना होगा। इसलिए हम मानव निर्मित आपदा को अपने आप में एक धारणा मान सकते हैं। अगर एक पृथ्वी के एक भाग को प्रकृति नष्ट करती है तो किसी और भाग को नवजीवन भी देती है, लेकिन मनुष्य केवल विध्वंस करता है, वह भी बहुत कम समय में। ये विनाशकारी मानव निर्मित आपदाएं आमतौर पर प्रदूषण, आग, बांधों की टूट फूट, सूखा, गैस और अन्य रसायनों के रिसाव से जुड़ी भी रहती हैं। बम धमाके और आतंकवाद भी इसी श्रेणी में आते हैं। ये मानव निर्मित आपदाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। आपदाएं किसी निश्चित अंतराल पर नहीं आती हैं, वरन पृथ्वी की सतह का पर इनका वितरण एक समान नहीं है। इन संकटों के वितरण के पक्ष का वर्णन करने के लिए हम अमूमन आपदा संभावित शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये जैसे उदाहरण के लिए भूकंप क्षेत्र होगा तो हम भूकंप संभावित क्षेत्र की बात करेंगे। इसी प्रकार आतंकवाद और नागरिकों के आपसी संघर्ष भी इसमें शामिल होते हैं, जो इन दिनों आए दिन घटित होते रहते हैं। सहसंबंध का अभिप्राय है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के प्रभाव या निर्भरता है। अक्सर इसे हम संवेदनशील कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति अथवा पूरे के पूरे समुदाय या पूरे क्षेत्र के लिए विपत्तियां, खतरे की जितनी संभावना है, जनसंख्या के सभी वर्गों में निर्धन और पिछड़े वर्ग को अगर हम देखें तो उसको प्राकृतिक आपदाओं के कारण सबसे अधिक असहाय होता है, उसी को सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होना पड़ता है। इसी प्रकार जैसे वन क्षेत्र की बात करें, वन क्षेत्र की अपेक्षा वन रहित क्षेत्र अगर होगा तो वहाँ बाढ़ या सूखे की अधिक संभावना दिखाई देती है। ऐसे सहसंबंधों में भारी परिवर्तन होते रहते हैं। 3 विशेषताएं होती हैं इनकी। संवेदनशीलता एक विपत्ति को आपदा का रूप देती है, आपदा से पहले की अवस्था होती है, और आपदा के प्रत्युत्तर में यह हमेशा एक बाधक होती है। आपदा के प्रभावों की अगर हम बात करें तो आपदा का प्रभाव हमारे जनजीवन पर बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। आपदा प्राकृतिक संसाधनों तथा जानमाल को नष्ट कर देती है। समाज का सामान्य कार्यकलाप विस्थापित होते हैं, जिसको हम आजकल देख भी पा रहे हैं। आपदा का परिणाम यह होता है कि प्रभावित क्षेत्र की जनसंख्या के घनत्व पर निर्भर होता है। एक बड़ी आपदा में सामान्य जीवन को विस्थापित करने की अपार क्षमता होती है। आपदा का एक प्रमुख पर्यावरणीय परिणाम भी होता है कि नदियों व भूजल के प्रदूषण व वायुमंडल में धूल और गर्मी के कारण पर्यावरण को हानि पहुंचती है। सतह के नीचे होने वाले जल निकास के कारण धंसाव जैसी स्थिति के कारण बड़े बड़े समुदायों को यह प्रभावित कर देती है। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के संयोग से यह होती है। आपदा प्रबंधन के अनेक उदाहरणों में तकनीक और वित्तीय दोनों प्रकार में अगर हम देखें तो हमें बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। कुछ आपदाओं की अगर हम बात करें तो विश्व में बहुत सारी आपदाएं हुई हैं। 26 जनवरी 2001 से देखें तो गुजरात में भूकंप से 20,000 लोगों की मृत्यु होती है। 2005 कश्मीर में भूकंप में भारत और पाकिस्तान में 50,000 से अधिक लोग हताहत हुए थे। तो ये बहुत सारी स्थितियां आपदा के दौरान होती हैं। अब आपदा प्रबंधन की बहुत महत्वपूर्ण विधि है। आपदा में 3 स्थितियां होती हैं जिससे हम लड़ सकते हैं। आपदा से पूर्व हम तैयारी कर सकते हैं, जन जागरूकता फैलाना, और आपदा न्यूनीकरण करना, ये स्थितियां हैं। आपदा के दौरान खोज एवं बचाव करना, राहत और सहायता पहुंचाना, ये मुख्य गतिविधियां होती हैं। और उसके पश्चात, आपदा के पश्चात राहत एवं सहायता पहुंचाना
पुनः प्राप्ति एवं पुनर्वास करना और फिर से विकास के मार्ग पर चल पड़ना, यही हमारे आपदा प्रबंधन की 3 स्थितियां होती हैं। तो आज हम ये वीडियो में हमने आज आपदा किसे कहते हैं, आपदा के खतरे और आपदा में अंतर, आपदा के प्रभाव और आपदा प्रबंधन की स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम आपदा प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपदा प्रबंधन में जोखिम से जुड़े हुए कौन कौन से कारक होते हैं और ऐसे कौन कौन से विकल्प हैं जिससे हम आपदा प्रबंधन की स्थिति से आपदा प्रबंधन को भली प्रकार लागू कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद सभी का, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे को अगली वीडियो का इंतजार करेंगे। अगले वीडियो में बात करेंगे आपदा।